कि बिना सॉल्व किए, मतलब आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसको आप बिना सॉल्व किए उसके रूट्स का नेचर जान सकते हैं। उसके रूट्स का नेचर कहने का मतलब है कि उसके दोनों सॉल्यूशंस इक्वल होंगे, मतलब एक जैसा आने वाला है, दोनों सॉल्यूशन अनइक्वल होंगे, मतलब अलग अलग आने वाला है, या फिर उसके रूट्स को फाइंड करना पॉसिबल है या नहीं। सिर्फ ये आपको इक्वेशन से पता चल जाएगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई ये बहुत बड़ा मिरेकल हो गया। ये तो आप कहेंगे कि हाँ ये सर बहुत अच्छी शॉर्टकट है, तो ये तो आपको जानना ही चाहिए। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स। देखिए नेचर ऑफ रूट्स हमेशा आप याद रखिएगा डी के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को फाइंड करने के लिए देखा था क्वाड्रेटिक फार्मूला से, कि आखिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या फिर सॉल्यूशन को किस तरीके से फाइंड किया जाता है ना। और उससे पहले हमने देखा था कि फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस हैं या रूट्स हैं उसको किस तरीके से फाइंड किया जाता है। आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि आखिर नेचर ऑफ रूट्स किस तरीके से हमें डिसाइड करना होता है। देखिए नेचर ऑफ रूट्स कहने का मतलब होता है, एक बात बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टोटल कितने रूट्स होते थे? 2 रूट्स होते थे, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 2 सॉल्यूशन होते थे, क्योंकि उसमें जो वेरिएबल होता था उसके मैक्सिमम 2 वैल्यूज निकलते थे। अब एक बात आप मुझे बताइए, कई बार क्या होता था कि वो दोनों वैल्यूज कई बार ऐसे होते हैं कि दोनों वैल्यूज सेम होते हैं, मतलब x की पहली वैल्यू यदि 5 आपके पास आया है तो x का सेकंड वैल्यू भी 5 आ जाता है। और कई बार क्या होता है कि x की पहली वैल्यूज यदि अपने पास 4 आया है तो x का सेकंड वैल्यू जो है वो मेरे पास 7 आ जाता है। तो इस तरीके से जो है ना ये वैल्यू अप एंड डाउन होते रहते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों अलग अलग कभी कभी आते हैं, कभी एक जैसा आते हैं, ठीक है। और कभी ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसके वैल्यू को, जिसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं या फिर रूट्स कहते हैं, उसको फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आखिर आपको पहले कैसे पता चलेगा? तो आप कहेंगे कि सर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उसको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि x की पहले वैल्यू ये है, x की सेकंड वैल्यू ये है, तो दोनों को हम लोग आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि भाई समान है, मतलब एक जैसा है, इक्वल है या फिर अनइक्वल है, या फिर यहाँ पे जो है ना इसकी वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो ये सारे तीनों कंडीशंस हमें यहाँ से पता चल जाएगा। ये भी आपका कहना सही है, लेकिन हम लोग अभी इसी क्लास और वीडियो के अंदर क्या सीखने वाले हैं कि बिना सॉल्व किए, मतलब आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसको आप बिना सॉल्व किए उसके रूट्स का नेचर जान सकते हैं। उसके रूट्स का नेचर कहने का मतलब है कि उसके दोनों सॉल्यूशंस इक्वल होंगे, मतलब एक जैसा आने वाला है, दोनों सॉल्यूशन अनइक्वल होंगे, मतलब अलग अलग आने वाला है, या फिर उसके रूट्स को फाइंड करना पॉसिबल है या नहीं है। सिर्फ ये आपको इक्वेशन से पता चल जाएगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई ये बहुत बड़ा मिरेकल हो गया। ये तो आप कहेंगे कि हाँ ये सर बहुत अच्छी शॉर्टकट है, तो ये तो आपको जानना ही चाहिए। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स। देखिए नेचर ऑफ रूट्स हमेशा आप याद रखिएगा डी के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर ऑफ रूट्स होता है वो डिस्क्रिमिनेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कहेंगे कि सर डिस्क्रिमिनेंट्स के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? हाँ भाई बिल्कुल, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू आपको हमेशा फाइंड करना है और डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर होगी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर होगी, तो उस केस में हमेशा आपके पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होने वाले हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू कभी भी 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। 0 से मोर देन, मतलब 0 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा? छोटा होगा, 1 से लेस देन होगा। तो इस केस में जो है ना आपके पास हमेशा जो इसके दोनों रूट्स हैं वो अनइक्वल होंगे। पहले वैल्यू कुछ और आएगी और सेकेंड वैल्यूज इसकी जो है वो कुछ और आएगी। अब थर्ड केस की यदि हम लोग बात करें, कभी भी डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो उस केस में जो उसके रूट्स हैं उसको फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि नॉट रियल रूट्स एग्जिस्ट। उस केस में क्या होता है? कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो चलिए इसके एक बार कंडीशन को फटाक से हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कभी भी नेचर ऑफ रूट्स आपसे पूछा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा और आपसे नेचर ऑफ रूट्स पूछा जाएगा, तो आप नेचर ऑफ रूट्स समझ चुके हैं कि क्या इसका मतलब होता है। मतलब इसके रूट्स जो है इक्वल है, अनइक्वल है या फिर नो रियल रूट्स है, क्या सिचुएशन है वो आपको बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है? डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिएगा डी की वैल्यू कभी भी जो है ना यदि 0 के इक्वल होगी, डी इक्वल्स में 0 होगा, तो इस केस में हमेशा रियल एंड इक्वल रूट्स होने वाले हैं। मतलब दोनों रूट्स जो है वो क्या
होने वाले हैं इक्वल, मतलब x इक्वल्स में यदि पहला वैल्यू हमारे पास 10 है तो सेकेंड इक्वल्स में x इक्वल्स में भी 10 होगा। मतलब क्या, अल्फा इक्वल्स में यदि 10 है तो बीटा इक्वल्स में भी कितना होने वाला है, 10 होने वाला है। और ये आपको कैसे पता चलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले आप d की वैल्यू फाइंड करेंगे और d की वैल्यू 0 के बराबर हुआ, मतलब d इक्वल्स में 0 हो गया, तो आप आराम से कह सकते हैं कि इस केस में दोनों इसके रूट्स क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। अब देखिएगा सेकेंड क्या है, कभी भी d मोर देन 0 होगा, मतलब 0 से यदि d की वैल्यू बड़ी होगी, मतलब d इक्वल्स में 1 से लेके 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में या इस केस में यदि हम लोग बात करें तो इस केस में अपने पास जो है इसके रूट्स रियल तो होंगे ही और साथ में क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, मतलब इस केस में ये इक्वल नहीं होगा। मतलब क्या, इस केस की यदि हम लोग बात करें तो अल्फा इक्वल्स में यदि आपके पास 10 आ गया तो बीटा इक्वल्स में तो बाबू 10 नहीं आने वाला है, इसके अलावा 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कोई भी वैल्यू आएगा, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होगा। ये कब नहीं होगा, जब d की वैल्यू जो है ना वो मोर देन 0 होगी तब होगा, ठीक है। अब ये देखिए d की वैल्यू कभी भी लेस देन 0 होगी, मतलब नेगेटिव में आएगा, कभी भी d की वैल्यू यदि नेगेटिव में होगा तो इस केस में नो रियल रूट्स जो है वो एग्जिस्ट होंगे, मतलब इस केस में कोई भी रियल रूट्स जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मतलब नेचर ऑफ रूट्स में आपको ये 3 कंडीशंस जो है बहुत अच्छे तरीके से माइंड में रखना है। पहला कंडीशन क्या, d इक्वल्स में 0, तो इस केस में आपको हमेशा इसके रूट्स की जो नेचर है वो रियल एंड इक्वल होता है, और कभी भी d की वैल्यू यदि मोर देन 0 है तो इस केस में जो इसके रूट्स की वैल्यू हैं वो रियल एंड अनइक्वल होते हैं, और कभी भी d लेस देन 0 होता है तो उस केस में जो रूट्स की वैल्यू होते हैं उसमें कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सिर्फ 3 कंडीशंस आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उसको भी देख लेते हैं कि आपके एनसीईआरटी बुक में आखिर किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो इसके ऊपर होते हैं। देखिए अपने पास क्या है, कहता कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। मतलब आपको बोला जा रहा है कि इसके नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करना है, और इस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के यदि कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो उसको फाइंड भी करना है। तो देखिए रूट्स को फाइंड करने के लिए तो ऑलरेडी हमने 2 इसके मेथड को देख लिया है, चाहे तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। आपके इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन मेथड कोई भी स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया गया है, तो आप किसी भी मेथड से आराम से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बात क्या आती है, बात आती है कि आखिर इस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट हैं वो रियल है कि नहीं है। रियल होगा तब जाके हम लोग उसको फाइंड कर पाएंगे ना, तो नोट रियल रूट एग्जिस्ट होगा तब जाके तो फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो चेक करना है, तो वो चेक करने के लिए वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बताइए, डिस्क्रिमिनेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमें डी की वैल्यू निकालनी होगी, और डी की वैल्यू जिसके अकॉर्डिंगली होगा उस हिसाब से फिर हम लोग काम करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से करेंगे एक बार फटाक से आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है, पहला क्वेश्चन जो है वो है 2x स्क्वायर माइनस में कितना 3x प्लस में कितना 5 इक्वल्स में कितना 0। अब बताइए इस क्वेश्चन में ए बी सी की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें डी की वैल्यू निकालनी है, और डी की वैल्यू निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे पहले एबीसी की वैल्यू हमने लिख लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ए की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते ही, अब एबीसी की वैल्यू आपको बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से लिखा जाता है। अब हमें क्या करना है इसमें बताइए, डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस में 4ac लिख सकते हैं। बी की जगह पे बताइए कितना है, माइनस में 3 का स्क्वायर, माइनस में क्या 4 इंटू ए की जगह पे कितना है 2 इंटू सी की जगह पे कितना है 5। अब देखिए 9 और माइनस में कितना हो जाएगा 4ac, तो 9 और 4 टू जा 8 5 जा कितना हो जाएगा 4 टू जा 8 8 8 5 जा कितना हो जाएगा 40 8 5 जा कितना हो जाएगा 40। अब देखिए इस केस में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे जो अपने पास d की वैल्यू आ रही है बी स्क्वायर माइनस में क्या 4ac, 4 और a की जगह पे 2 है, c की जगह पे कितना है 5 है, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर 9 हो गया माइनस 4 टू जा 8 5 जा 40, ठीक है। चलिए अब d की वैल्यू जो है अपने पास यहाँ पे कितना आ रहा है बताइए, d इक्वल्स में कितना आ जाएगा 9 है माइनस में 40 है, तो माइनस में कितना हो चुका है 31। तो हम लोग यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं सिंस d क्या है बताइए लेस देन 0 है, ठीक है ना, d लेस देन 0 है, इसलिए नो रियल रूट्स एग्जिस्ट।
ठीक है ना, क्योंकि ये कंडीशन तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि डी की वैल्यू कभी भी 0 से लेस देन होगा। यहाँ पे क्योंकि क्या है कि 0 से लेस देन है, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू आया है, तो इसलिए नो रियल रूट्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है ना, क्योंकि इस केस में क्या हो चुका है, डी की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। तो पहले क्वेश्चन का हमने देख लिया कि नेचर ऑफ रूट्स जो है अपने पास क्या है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है। अब सेकंड की बात करें तो सेकंड में भी क्या करना है, सेम तरीके से हमें चेक करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, सेम तरीके से चेक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में बताइए ए की वैल्यू जो है वो क्या है, 2 है। बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, बी की वैल्यू जो है माइनस में 6 है, और सी की वैल्यू क्या है, 3 है। अब सबसे पहले हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डी की। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी इक्वल्स में क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर बी के जगह पे कितना है, -6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस में क्या 4 इंटू ए की जगह पे 2 इंटू सी की जगह पे कितना है, 3 है। तो 6 का स्क्वायर कितना, 36, माइनस में 4 2 8 3 8 3 कितना 24, ठीक है 24 हो चुका है। तो अब ये 24 यदि इसमें से लेस करेंगे तो बताइए 36 में से 24 को लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो डी का वैल्यू जो है अपने पास यहाँ पे क्या है, मोर देन 0 है। तो इस केस में कहीं ना कहीं रियल रूट एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन रियल रूट्स कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे डी की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो भाई जब कभी भी डी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, 0 से बड़ी होगी, तो उस केस में क्या होता है, हमेशा इसके जो रूट्स होते हैं वो रियल तो होते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते हैं। तो अपने पास डी की वैल्यू 12 है, इसलिए इस केस में क्या हो जाएगा, इसके रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। देखिए एक बार दोबारा से मैं चेक कर लूं, ए की वैल्यू जो है वो 2 है, बी की वैल्यू 6 है माइनस में, सी की वैल्यू 3 है, बी स्क्वायर किया मैंने 36 माइनस 4a सी के जगह पे 4 2 8 3 24, 36 में से 24 लेस कर लिया, 12 आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आराम से, देयर इज रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ठीक है ना, रियल एंड अनइक्वल रूट्स होगा। अब इसका सॉल्यूशन यदि हमें फाइंड करना है तो सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, आराम से फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस में क्या 6x प्लस में कितना 3 इक्वल्स में कितना 0। अब देखिए आपको क्या करना है बताइए, 3 2 6 हो चुका है, 3 2 कितना हो चुका है, 6 हो चुका है। तो आप चाहे तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो डी का वैल्यू अपने पास ऑलरेडी 12 आ चुका है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट अब क्या कर लेंगे बताइए, अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस में कितना रूट डी अपॉन में कितना 2a, ठीक है। तो माइनस बी की जगह पे अपने पास क्या वैल्यू है देख लेते हैं, यहाँ पे बी की जगह पे -6 है, ठीक है। तो माइनस में क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूले का है, और माइनस में क्या 6 प्लस में कितना रूट डी के जगह पे 12 अपॉन में कितना 2 इंटू ए की जगह पे जो है शायद 2 है, ए की जगह पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस में 2 2 4 3 12 हो जाएगा, तो 2√3 तो आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अपॉन में कितना हो चुका है 4। अब इसमें यदि कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 3 प्लस में कितना हो जाएगा रूट में 3 अपॉन में कितना 4। अब इस 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो अपने पास अल्फा का वैल्यू जो है, हैंस अल्फा बराबर में कितना लिख सकते हैं, 3 प्लस में कितना √3 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। ये आंसर हो चुका है। अब इसी तरीके से बीटा का वैल्यू निकालना है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन को फाइंड करना है। तो बीटा इक्वल्स में क्या लिखेंगे, माइनस बी माइनस में कितना रूट डी अपॉन में कितना 2a, ठीक है। माइनस में बी तो माइनस इंटू माइनस में 6 प्लस में कितना, सॉरी माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस का साइन लगाएंगे तो माइनस में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं हम लोग माइनस में 2√3, माइनस में कितना 2√3, ठीक है, अपॉन में कितना 2 2 4। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और माइनस में कितना 2√3 अपॉन में कितना 4। अब ये इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेने के बाद 3 माइनस में कितना हो जाएगा √3 अपॉन में कितना 4। अब ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग आराम से लिख सकते हैं, हैंस बीटा इक्वल्स में कितना हो जाएगा 3 माइनस में कितना √3 अपॉन में कितना 2।
हाँ, तो बीटा का वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगा, 3 माइनस रूट थ्री अपॉन में कितना 2, तो माइनस और माइनस 6 हो चुका है, माइनस में 2 रूट थ्री है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस रूट थ्री अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। और 3 माइनस रूट थ्री अपॉन में 2 हो गया, और यहाँ पे 3 माइनस रूट थ्री अपॉन में 2 हो चुका है। तो बीटा का ये वैल्यू अपने पास जो है वो निकल चुका है। देखिए एक चीज कंफ्यूजन आपको हो सकता है, यहाँ पे आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो दोनों रूट्स अपने पास सेम आया है, जबकि डी की वैल्यू जो है वो मोर देन 0 है। ऐसा नहीं है, दोनों रूट्स सेम नहीं है। आप यदि इसकी वैल्यू निकालेंगे 3 प्लस रूट थ्री अपॉन में 2 की वैल्यू, और ये 3 माइनस रूट थ्री अपॉन में 2 की वैल्यू, तो दोनों रूट क्या है इसके अलग अलग है। सेम कैसे है, इसके साइन का भी तो फर्क है। दूसरी चीज देखिए, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है और यहाँ पे किस चीज का साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है, तो इससे भी ये दोनों डिफरेंट है। इसके अलावा इसकी वैल्यू जो है वो दोनों क्या होगी, अलग अलग होगी, इसकी वैल्यू दोनों सेम नहीं होने वाली है, ठीक है। यदि रूट थ्री की जगह पे 1.732 लिखेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी, उसकी वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है। तो दोनों रूट एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। तो आपने देखा कि भाई नेचर ऑफ रूट्स हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर अपने पास एक और एग्जांपल है, इसको भी हम लोग साथ में कर लेते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस लगातार आपसे पूछे भी जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग किसी भी एंगल से छोड़ भी नहीं सकते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं, सेम टू सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर एप्लीकेबल ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। मतलब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इक्वल रूट्स है, तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसकी दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए जो है इक्वल रूट्स हो जाए। अब बताइए दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इक्वल रूट्स कब होंगे, जब डी इक्वल्स में 0 होगा तब जाके होगा ना। इक्वल रूट्स तो हमेशा डी की वैल्यू जब 0 के बराबर होती है तब होता है। तो डी इक्वल्स में 0 लगा के हम लोग आराम से कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पे के की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू बताइए कितना है, 2 है। बी की वैल्यू क्या है अपने पास क्वेश्चन में, के है। और सी की वैल्यू जो है वो कितनी है, 3 है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 रियल एंड इक्वल रूट्स, 4 रियल एंड इक्वल रूट्स। अब देखिए इसमें रियल एंड इक्वल रूट्स होने के लिए डी इक्वल्स में कितना होता है, 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस में क्या 4ac इक्वल्स में कितना 0। अब b की जगह पे वैल्यू कितना है, k का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस में 4 इंटू ए की जगह पे जो वैल्यू है वो कितना है 2 है, इंटू सी की जगह पे कितना है 3। तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, के स्क्वायर माइनस में 4 2 8 3 24, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल्स में कितना 24, के स्क्वायर इक्वल्स में कितना 24। अब यहाँ से के की वैल्यू यदि हम लोग निकालेंगे तो रूट अंडर में कितना हो जाएगा 24। हैंस हम लोग आराम से के लिख सकते हैं, के इक्वल्स में क्या 2 2 4 4 और 4 रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 24 को निकालेंगे तो 2 2 4 2 8 3 24 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट में क्या 6, ठीक है। तो के की वैल्यू जो है अपने पास क्या हो जाएगा 2 रूट में 6, और इसको प्लस माइनस 2 रूट 6 हम आराम से लिख सकते हैं। तो के इक्वल्स में एक बार प्लस माइनस रूट 6 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आराम से लिख सकते हैं इसको। के का वैल्यू तो हमने निकाल ही लिया है, क्या है के का वैल्यू जो है अपने पास वो क्या है, प्लस माइनस, के का वैल्यू जो है वो है प्लस माइनस 2 रूट में क्या 6। ये आंसर आ चुका है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में इस तरीके से हमने के का वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि अपने पास जो है ना के का कह रहा है ऐसा वैल्यू निकालने के लिए जिससे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो रियल भी होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए, इक्वल रूट्स होने चाहिए। तो भाई इक्वल रूट्स होने के लिए तो रियल होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि उस केस में क्या होता है डी की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो रियल एंड इक्वल रूट्स होने के लिए जो कंडीशंस था वो हमने लगाया और उसके बाद एबीसी का वैल्यू पुट किया, तो अपने आप यहाँ पे किस चीज की वैल्यू निकल के आ चुकी है, बताइए मुझे, के की वैल्यू। क्योंकि के किसकी जगह पर है, बी की जगह पर है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फॉर्मूला में यदि बी आएगा तो के का वैल्यू तो निकल ही जाएगा। अब ये सेम कंडीशन हमें क्या करना है, दूसरे वाले क्वेश्चन में भी लगाना है। देखिए दूसरे वाला क्वेश्चन जो अपने पास क्या है, के एक्स है। अब इसका भी सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे फटाक से एक बार देख ही लेते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कितना होने वाला है, इसका भी सॉल्यूशन सबसे पहले ए की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में बताइए, इसमें ए बी सी की वैल्यू लिखने के लिए पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक सॉरी, इसमें ए की वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके इसको इसके नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो के एक्स है, ब्रैकेट में क्या एक्स माइनस 2, ठीक है, और प्लस में 6 इक्वल्स में कितना 0। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे
तो हो जाएगा के एक्स एक्स स्क्वायर माइनस में कितना 2kx प्लस में कितना 6 इक्वल्स में कितना 0। अब यहाँ से हम लोग आराम से ABC की वैल्यू लिख सकते हैं। अब देखिए A की वैल्यू क्या है बताइए मुझे, के, B की वैल्यू कितना है माइनस में कितना 2k, और C की वैल्यू की बात करें तो C की वैल्यू कितना है 6 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फोर रियल एंड इक्वल रूट्स है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फोर रियल एंड इक्वल रूट्स। तो d इक्वल्स में कितना होगा 0, तो यहाँ पे क्या करेंगे b स्क्वायर माइनस में क्या 4ac इक्वल्स में 0। अब देखिए b की जगह पे कितना है माइनस में 2k, ठीक है, का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a की जगह पे क्या है k, और इंटू c की जगह पे क्या है, इंटू c की जगह पे यदि हम लोग बात करें तो इंटू में b तो लगा दिया है मैंने, b की जगह पे कितना है 4a की जगह पे 6, k इंटू सी की जगह पे कितना है 6 इक्वल्स में कितना है 0। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा 4k स्क्वायर माइनस में कितना 6 और इंटू 4 तो 24k माइनस में कितना 24k इक्वल्स में कितना 0। तो देखिए 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स में कितना हो चुका है 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 4k स्क्वायर माइनस में कितना 24k इक्वल्स में कितना 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो k तो कॉमन आ रहा है तो 4k कॉमन ले लिया, k माइनस में कितना 6 इक्वल्स में कितना 0। अब एक बार तो 4k इक्वल्स में क्या लिख सकते हैं, पहला कंडीशन जो है अपने पास वो दोनों का वैल्यू यदि हमें फाइंड करना है तो पहला कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। पहला कंडीशन यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं केस 1 और यहाँ पे लिख लेता हूँ 4k इक्वल्स में क्या 0, तो यहाँ से जो k की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 0। अब सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड में क्या करना पड़ेगा, एक बार मैंने 4k को इस तरफ लिखा है तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं k माइनस 6 इक्वल्स में कितना 0, तो k इक्वल्स में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हैंस हम आराम से कह सकते हैं k इक्वल्स में 0 कॉमा में क्या 6, ये इस तरीके से इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर हैं जो हमारे पास k का वैल्यू निकल चुका है। तो इस तरीके से आप आराम से ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जो है कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। कंडीशन दिया हुआ रहता है, आपको कभी भी पूछा जा सकता है रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए तो यही कंडीशन है, यही लगाएंगे। जब आपको बोला जाता है कि यहीं पे जैसे दे हैव टू अनइक्वल रूट्स, तो अनइक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है, d मोर देन 0 है, तो d मोर देन 0 का हम लोग कंडीशन लगाएंगे और वहां से फिर हमारे पास डायरेक्ट भी इसका आंसर निकल जाएगा। जो भी वेरिएबल होगा ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ उसकी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए, आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। देखिए, जब तक आप इस चीजों का प्रैक्टिस नहीं करेंगे और एक बार आप अच्छे से नहीं देखेंगे, कंसेप्चुअली चीजों को नहीं समझेंगे, तब तक आपको बहुत परेशानी हो सकता है। हाँ, लेकिन एक बार आप अच्छे से यदि ध्यान से चीजों को देख लेंगे ना, तब आपको परेशानी नहीं होगा, इसका गारंटी मैं आपको देता हूं। देखिए, स्टार्टिंग में किसी भी चीज को यार पहली बार जब आप देखते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती ही होती है, लेकिन आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ, हमें सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम भी देखना है उन चीज़ों को। ऐसा नहीं कि एक बार में चीज़ें यदि समझ नहीं आए तो हाँ छोड़ दिया, सब कुछ मोड़ मार के रख दिया और अपने काम में व्यस्त हो गए। ठीक है ना, आपका काम ही यही है, इसी में इसलिए आपको यहाँ पे टाइम देने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। चलिए, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आपको करना क्या है पता है ना, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ।